एएनएम एवं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेतु मातृ स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के लिए प्रशिक्षण श्रृंखला का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया है। हम डॉक्टर अर्चना मिश्रा, उप संचालक मातृ स्वास्थ्य, आप सभी का इस प्रशिक्षण श्रृंखला में स्वागत करते हैं। आप लोगों ने अभी वर्तमान में कोविड पेंडेमिक में बड़ी ही निष्ठापूर्वक कार्य किया है और मातृ स्वास्थ्य की जो सेवाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाओं की देखभाल, उनका चेकअप करना, बच्चों को टीका लगाना, उसमें भी एक आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि आप लोगों की सतत प्रशिक्षण नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है जो रीसेंट दिशा निर्देश कुछ जारी होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स में बदलाव होते हैं, या कोई नई एएनएम हमारे साथ में ज्वाइन करती हैं या कुछ सीनियर एएनएम्स हैं, तो उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला तैयार की गई है और इसके जो मॉड्यूल्स हैं आपको प्री निर्धारित दिवस पर दिखाए जाएंगे और आशा है आप लोग इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इससे जो ज्ञान मिलेगा उसको ग्रहण करेंगे। इस श्रृंखला में प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आपको बताया जाएगा, साथ ही कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें किस तरीके से जैसे लैब जांच की जाए, गर्भवती महिला की पेट से जांच की जाए, इसके बारे में वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा और कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी हैं। तो आज की जो प्रथम सत्र है वो प्रसव पूर्व जांच का महत्व एवं बैचिंग मैचिंग कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ है, जिसमें हम लोग गर्भवती महिलाओं की जांच कर रहे हैं, विशेषकर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को चिन्हांकन करके उनका कैसे रेफरल करना है चिकित्सा अधिकारी के चेकअप के लिए या विशेषज्ञ के चेकअप के लिए, उसको किस तरीके से क्रियान्वित करना है, ये प्रथम सत्र में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो प्रसव पूर्व जांच जो है उसके प्रशिक्षण जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी योजना क्या है, प्रसव पूर्व जांच का महत्व क्या होता है और बैचिंग मैचिंग कार्यक्रम की जो रूपरेखा है और इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में एक संक्षिप्त में आपको बताएंगे। प्रसव पूर्व जांच क्वालिटी जांच की बात कर रहे हैं। प्रसव पूर्व जांच आप लोग सभी करते हैं, लेकिन जैसा बैक ट्रैकिंग में भी सामने आया है या मातृ मृत्यु समीक्षा में सामने आया है और विभिन्न जो मैदानी स्तर पे जो निरीक्षण होता है अधिकारियों का या आपके सुपरवाइजर का, तो ये बात देखने में आती है कि आप लोग जो है संपूर्ण जांच नहीं करते हैं। कई बार जो है वो यूरिन की जांच नहीं की जाती है, एल्ब्यूमिन शुगर, कई बार ऐसा रहता है कि हम महिला की पेट से जांच नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक महिला की संपूर्ण जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो इस विषय में प्रशिक्षण जो है आपको दिया जा रहा है और इसके महत्व क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम अगर अपनी मातृ मृत्यु दर देखते हैं प्रदेश की, तो अन्य राज्यों की तुलना में ये काफी चिंताजनक है। ये सारे राज्य इसमें आपको बताए गए हैं। एक तरफ केरल है जिसमें 1 लाख जीवित जन्म पे केवल 43 महिलाओं की डेथ होती है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश है जो नीचे से तीसरे स्थान पे है, जहाँ 1 लाख जीवित जन्म पे 173 महिलाओं की डेथ हो रही है। तो यदि हम इस चीज को देखें तो बड़ी चिंताजनक और भयानक है और इसमें हमको बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। कार्य हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसको बड़े ध्यानपूर्वक करें और जो आपको सिखाया गया है उसको अपनी प्रैक्टिस में लेके आए। अभी ऐसा है कि हम शायद जल्दी में रहते हैं या हम सोचते हैं कि अगर यूरिन एल्ब्यूमिन नहीं किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली जो मानसिकता है ना, उससे हमको दूर होना पड़ेगा और पूरी जांच जो है महिला की करनी है, क्योंकि एक गर्भवती महिला आती है हमारे पास में, वो और उसके परिजन, उसका पति, उसका पूरा विश्वास आप पर है कि आप अच्छी तरीके से उसकी जांच करेंगी और उसका कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई जोखिम के लक्षण पाए जाते हैं, तो आप उसका पता करेंगी जांचों के द्वारा और आप उसको प्रबंधन के लिए, उपचार के लिए सही जगह पे पहुंचाएंगे। तो यदि
हम सब मिलकर एक टीम वर्क के रूप में अपना कार्य निष्ठा के साथ करते हैं। खासतौर से आप जो मातृ स्वास्थ्य की स्तंभ है ग्रामीण स्तर पे, तो हम ये जो असामयिक मृत्यु हो रही है इनको हम रोक सकेंगे। जैसा आपको हमने बताया है और आपने भी मैदानी स्तर पे देखा होगा कि जो अधिकांश डेथ जो गर्भवती महिलाओं की होती है वो एनीमिया या हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती है। और एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर हमने एंटीनेटल चेकअप में अच्छे से चेकअप यदि किया है, हीमोग्लोबिन की जांच की है सटीक तरीके से, तो हम एनीमिया का पता कर सकते हैं। और यदि हीमोग्लोबिन कम है उसका, तो उसका प्रबंधन भी खुद कर सकते हैं। सीवियर एनीमिया होने पे हम उसको सही समय पे रेफर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है एक्लेम्शिया, जिसको हम कहते हैं झटके आना, जो आम लोगों की भाषा में कहा जाता है, तो ये भी सिर्फ एक ब्लड प्रेशर लेने से अगर हमने सही तरीके से नापा है तो हम एक्लेम्शिया से महिला को बचा सकते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो तो होगा, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के कारण ही है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, प्रेगनेंसी के कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन अगर सही समय पे उसकी दवा दी जाती है, हम उसको डॉक्टर के पास भेज देते हैं और उसका उपचार शुरू हो जाता है, तो कन्वल्शंस वाले लक्षण से उसको बचाया जा सकता है और उसकी इन कारणों से मृत्यु को रोका जा सकता है। और बैक ट्रैकिंग में भी कुछ एएनएम्स को राज्य स्तर पे बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई और उनके रिकॉर्ड्स देखे गए, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया। तो इससे भी निकल के आता है कि कहीं ना कहीं हम जो है हमारे ज्ञान को और वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो ये जो प्रशिक्षण है ये 3 स्तर पे प्रदान किया जाएगा आपको। पहला चरण जो है वो ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, जैसे आज हम आपको बता रहे हैं। दूसरा चरण जो है वो आपके जो ब्लॉक लेवल की मीटिंग्स होती हैं, आप महीने में एक बार विकास खंड पे आती हैं, आपको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। उसमें 1 घंटे का सत्र जो है वो आपको हैंड्स ऑन प्रशिक्षण होगा। जैसे कि एक गर्भवती महिला आती है तो उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी चाहिए, उसको पहले बच्चों के बारे में, नॉर्मल हुए, सिजेरियन हुए या कोई बच्चा जन्मजात विकृति वाला तो नहीं हुआ, हिस्ट्री लेने के बारे में आपको सिखाया जाएगा। फिर एक महिला की पूर्ण जांच करनी, यानी उसकी पेट से जांच कैसे की जाती है, उसका जनरल एग्जामिनेशन कैसे करना है। जनरल एग्जामिनेशन में आता है उसका ब्लड प्रेशर लेना, उसकी पल्स रेट नापना, उसका टेम्परेचर लेना, उसमें सूजन तो नहीं है उसके पैरों पे, ये सारी चीजें देखना। ये सब चीजें जो है आपको हैंड्स ऑन करके दिखाई जाएंगी। आज कुछ हमारी एएनएम्स जो है वो हीमोग्लोबिन करने में थोड़ा झिझकती हैं प्रिक लगाने में, तो ये प्रिक कैसे लगाई जाए, किस तरीके से हीमोग्लोबिन करा जाए, महिला को अपनी यूरिन जो है वो घर से लाने के लिए कहें और किस तरीके से यूरिन एल्बुमिन शुगर करना है। तो इन सब चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन आपके विकास खंड स्तर पे मीटिंग के दौरान ही आपको 1 घंटे इस बारे में सिखाया जाएगा। और तृतीय चरण वो है जिन हमारी एएनएम और सीएचओज ने ऑनलाइन प्रशिक्षण में जो टेस्ट होंगे उसमें अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो उनको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है वो प्रदान किया जाएगा। वो मिशन संचालक महोदया के हस्ताक्षरित होगा और वो आपको इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने पे प्रदान किया जाएगा। तो जैसा आपको बता रहे हैं, इसकी भूमिका है कि ये श्रृंखला जो है वो 10 विषयों पे होगी। इसके लिए एक एक विषय पे एक मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसमें ये मंगलवार और शुक्रवार के दिन नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इसमें अपने ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस पे सेवाएं देने जाते हैं। बाकी अन्य दिवस पे शाम 4 से 6 के बीच में इसका प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। और प्रशिक्षण के पहले आपको जो आपके ट्रेनर्स हैं वो व्हाट्सएप पे एक लिंक प्रदान करेंगे, उस लिंक को आपको क्लिक करना रहेगा, तो अपने आप उसमें जो है प्री टेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो कुछ सवाल होंगे हिंदी में जो जिसका जवाब आपको देना है और सिर्फ सबमिट करना है। तो आपका स्कोर जो है वो आपको नहीं प्रदर्शित होगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ प्रदर्शित होगा, जिसके हिसाब से आपके अंकों की गणना की जाएगी। और प्रशिक्षण सत्र पूर्ण होने के बाद एक पोस्ट टेस्ट की लिंक प्रदान की जाएगी, तो जिसपे आपको फिर प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे और इसमें आपके सही उत्तर के जो
अंकों की गणना है वो की जाएगी। और इस प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है और सारी एएनएम्स को इसमें उनकी उपस्थिति जो है वो राज्य स्तर से मॉनिटर की जाएगी। और क्योंकि ये मॉड्यूल्स बड़ी परिश्रम से बनाए गए हैं और आप लोगों के जो ज्ञान का स्तर है उसको देखकर और जो नए प्रोटोकॉल्स हैं वो शामिल करते हुए बनाए गए हैं और इससे आपको बहुत फायदा होगा जो आप फील्ड में सेवाएं दे रही हैं। तो इसको आप अनिवार्य रूप से अटेंड करेंगे और इसमें शुरुआत में भी अटेंडेंस ली जाएगी और आखिरी में भी अटेंडेंस पोस्ट टेस्ट के माध्यम से हो जाएगी। और ये प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का और मिशन संचालक के निर्देश हैं कि आप लोग इसको अनिवार्य रूप से इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करें और ध्यान पूर्वक सुनें। और हर एक मॉड्यूल में जो है आपको 70% से अधिक अंक लाने रहेंगे। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। फिर द्वितीय चरण जैसा आपको बताया है कि वो विकास खंड स्तर पे होगा। इसमें हैंड्स ऑन प्रशिक्षण है, क्योंकि ऑनलाइन प्रशिक्षण में कई बार हम लोग जो पढ़ते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं उससे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास नहीं हो पाता है कि हम खुद कर पाएंगे कि नहीं। और यही चीज एक फील्ड लेवल पे देखी गई है कि प्रैक्टिस के अभाव में हम ठीक तरीके से जो है वो जांच नहीं कर पाते हैं। तो हैंड्स ऑन प्रशिक्षण आपका जो ब्लॉक स्तर पे मीटिंग होती है, जैसा पहले भी आपको बताया, ब्लॉक स्तर की मीटिंग में ही आपको 1 घंटे का सेशन हर माह जो है ब्लॉक स्तर की मीटिंग में आपका लिया जाएगा। और जीएनएमटीसी या एएनएमटीसी के प्रशिक्षक जो हैं वो आपको इसका प्रशिक्षण देंगे। और विकास खंड में की जो सीएचसी है उसमें मैटरनिटी में कार्यरत स्टाफ नर्स जो है जो ये प्रशिक्षण में अभी भाग ले रही हैं वो भी आपको प्रशिक्षित करेंगी। तो जो ब्लॉक स्तर की मीटिंग होती है उसमें भी आप लोग सभी अटेंड भी करती हैं, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप आए और 1 घंटा काफी ध्यान से इस प्रशिक्षण को में भाग लें और आपकी जो शंकाएं हैं वो पूछें, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप अपनी शंकाएं शायद उतनी अच्छी तरीके से हम लोग तक पहुंचा नहीं पाएंगे। लेकिन जो ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद आपका विकास खंड स्तर पे जो प्रशिक्षण होगा ब्लॉक स्तर की मीटिंग में, उसमें आप अपनी शंकाएं भी पूछ सकते हैं। और जो हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के प्री और पोस्ट टेस्ट जो लिए जाएंगे, फिर एक बार हम दोहरा रहे हैं, उसमें 70% से अंक लाने वाली जो एएनएम्स हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको मिशन संचालक की ओर से सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। और आप लोगों की उपस्थिति इसमें अनिवार्य है। ये इसमें आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आपके मन में एक शंका आ रही होगी कि कोविड को देखते हुए हम ट्रेनिंग कैसे अटेंड करेंगे। तो आप अपने सेंटर में अपने घर में 4 बजे से 6 बजे तक ये प्रशिक्षण ऑनलाइन जो चल रहा है इसको अटेंड कर सकते हैं। आप सभी के पास में टैबलेट दी गई हैं और जिनके पास नहीं है या भी जिनको प्रदाय की जाने वाली हैं तो वो अपने जो स्मार्टफोन है उसमें आप लिंक जो है उससे ओपन कर सकते हैं। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। आप आराम से जो है इसको अपने सेंटर में, सब सेंटर में या अपने घर में इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। और हैंड्स ऑन जो प्रशिक्षण जो आपको दिया जाएगा उसमें भी आपको पृथक से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके विकास खंड स्तर की जो बैठक है उसी में आपको 1 घंटा हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। थर्ड स्टेज जो है उसमें हम लोग आपके अंकों की गणना करेंगे और उसमें आप सभी को ऑनलाइन सर्टिफिकेट दी जाएगी। और जो अच्छे अंक लाने वाली एएनएम है उनको प्रशंसा पत्र भी राज्य स्तर से प्रदान किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो सीनियर हमारी एएनएम्स हों या जो नई अभी सेवा में आई हों। और इसमें संविदा और नियमित दोनों ही एएनएम्स को भाग लेना अनिवार्य है। और सीएचओज भी जितनी भी हमारी इस समय कार्यरत हैं वो उनको भाग लेना अनिवार्य होगा और इसकी अटेंडेंस राज्य स्तर से की जाएगी। अब हम सब्जेक्ट पे
आते हैं। अभी तक तो आपको इन प्रशिक्षण श्रृंखला के बारे में हमने बताया कि आपके 10 मॉड्यूल होंगे विभिन्न विषय पे, और हर उस मॉड्यूल में आपको अटेंड करना आवश्यक है, और किस तरीके से विकासखंड स्तर पे आपको मासिक बैठक के दौरान हैंड्स ऑन प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब प्रसव पूर्व जांच की स्थिति इस समय हमारी क्या है? हमने आपको मातृ मृत्यु की स्थिति तो बताई, जिसमें मध्य प्रदेश जो है उसकी स्थिति चिंताजनक है। हम नीचे से तीसरे स्थान पे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद कहीं न कहीं कोई कमी हमारे में है, जिसके कारण हम गर्भवती महिलाओं को जो हाई रिस्क लक्षण है वो पहचान नहीं पा रहे हैं, और यदि उसको पुरुष से कोई हाई रिस्क लक्षण नहीं है और जब उसको प्रसव पीड़ा होती है, लेबर पेन्स होते हैं, तब उसको ब्लीडिंग होने लगती है या पानी जाने लगता है। ऐसी स्थिति में भी हम शायद समय पे नहीं पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य के सूचकांक है वो एक चुनौती है, और हमको उसको ठीक करने की आवश्यकता है। वर्तमान में आपको जैसे हम बताते हैं कि प्रसव पूर्व सेवाओं की क्या स्थिति है। यदि पूरे मध्य प्रदेश का देखें और जो एमपी अनमोल है उससे भी अब आंकड़े हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि गर्भावस्था में जो प्रथम त्रैमास में पंजीयन है वो केवल 53% है। मतलब हर दूसरी महिला का ही हम गर्भावस्था में पंजीयन कर पा रहे हैं, और हमारी जो 50% महिलाएं हैं वो द्वितीय त्रैमास में पंजीकृत हो रही हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि प्रथम त्रैमास में पंजीयन आवश्यक है, जिससे हम महिला का बेसलाइन असेसमेंट कर पाते हैं, फोलिक एसिड की गोली दे पाते हैं, जो जन्मजात विकृति से गर्भस्थ शिशु को बचाती है। यदि हाई रिस्क की पहचान का हम देखते हैं तो अनुमानतः लगभग 10 से 15% हाई रिस्क महिलाएं होती हैं, लेकिन एमपी अनमोल कहता है आप लोगों ने जो जांच करती हैं और उसके जो आंकड़े आते हैं उससे 3% हाई रिस्क गर्भवती महिला ही निकल के आ रही है, और जहां हम 4 प्रसव पूर्व जांचों का प्रतिशत देखें तो केवल 35% महिलाओं का 4 जांचें हो रही हैं। मतलब लगभग हम 65% महिलाओं की 4 जांचें सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। आयरन की गोली का सेवन देखें तो केवल 23% महिलाएं आयरन की गोली खा रही हैं। क्या हमारी काउंसलिंग ठीक नहीं है? अभी गांव में एक आशा भी है, आशा सहयोगिनी भी आशाओं के ऊपर है, एएनएम बहन है, अब सीएचओ भी हैं। उसके बाद भी ये स्थिति अगर ऐसी है तो कहीं ना कहीं हमको और मेहनत करने की आवश्यकता है, जिससे हम हर गर्भवती महिला को कम से कम जो हमारे गांव में है और पंजीकृत जिसको हम कर सकते हैं उनको पंजीकृत हम करें, और इतने जांच जो है वो शुरुआत से ही उसकी हिस्ट्री लेते हुए पूर्व गर्भावस्था का, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, फिर उसके जो लैब इन्वेस्टिगेशन है वो करें, सामान्य जांच करें, फिर पेट से जांच करें, तब हम हाई रिस्क गर्भवती महिला की पहचान कर पाएंगे, और वो भी नियमित जांच करना जरूरी है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं हाई रिस्क के जो शुरुआत में पता नहीं चलते हैं, जैसे आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बता रहे थे, कई बार वो ब्लड प्रेशर जो है वो 5वें महीने के बाद ही बढ़ता है। तो यदि हमने पहले चेकअप में लिख दिया कि नॉर्मल था और दूसरा जो है चेकअप में अंदाज से लिख दिया, तो इस तरीके से जो अंदाज की स्थिति है वही हमको जो है कॉम्प्लिकेशंस, उसी के कारण कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि हर जांच में पूरी सामान्य जांच हो, लैब की जांच हो, कम से कम हीमोग्लोबिन और यूरिन एल्बुमिन शुगर हर जांच के समय हमको करना है, और पेट से जांच भी हर जांच के समय हमको करना है। और हमारे प्रदेश की लगभग आधी महिलाएं एनीमिक हैं, और यदि हम आईएफए या लाल आयरन गोली या जिन जिलों में फेरस एस्कॉर्बिट बांट रहे हैं उसकी स्थिति देखते हैं, तो एक महिला को जैसे एक महीने की अगर हीमोग्लोबिन ठीक है तो 30 गोली देनी है, तो कोई एएनएम 30 दे रही है, कोई 60 दे रही है, कोई 100 दे रही है। मतलब कहीं कोई नॉर्म्स जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। आपको उसके हीमोग्लोबिन स्तर को देखना है, उसके बाद उसको आयरन की गोली देनी है। आयरन की गोली दी है तो जब वो अगले माह आप उसकी जांच करती हैं तो उसका हीमोग्लोबिन जरूर करके देखिए कि उसमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। तो आपके जो हाथों में प्रदेश की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का दायित्व है। आप एक
महत्वपूर्ण कड़ी हैं। चिकित्सक तो संस्था स्तर पे कार्यरत हैं, वो अधिकांश जब उनके पास महिला रेफर होती है तो वो बड़ी गंभीर स्थिति में होती है। एएनसी के लिए वो महिला आप ही के पास आ रही है, तो आप अपने जो कार्य को इतनी डिवोशन के साथ में करें कि हम किसी भी चीज को मिस कोई उसकी हाई रिस्क के फैक्ट को। अगर आप प्रसव पूर्व देखभाल समय समय पे नियमित रूप से करती हैं तो आप महिला कुशल पूर्वक है ये पता चलेगा, गर्भस्थ शिशु ठीक है ये भी आपको पता चलेगा, और गर्भस्थ शिशु के विकास के बारे में भी आपको जानकारी होती रहेगी। और जिस तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई हमारी बेटी है, बहू है, बहन है, या कोई नजदीकी रिश्तेदार प्रेग्नेंट होता है, गर्भवती होती है, और हम चाहते हैं कि उसकी अच्छे से अच्छी जांच हो और अच्छे से अच्छी सिस्टर या डॉक्टर देखे। जो गांव की महिला है वो आपके पास आ रही है, और फिर हम दोहरा रहे हैं कि आपके पास वो विश्वास के साथ आ रही है, तो आप उसकी जांच अच्छी तरीके से कीजिए, लैब जांचें अच्छे से कीजिए, जिससे कि आप जो है उस महिला का दायित्व ले सकें और उसको एक स्वस्थ शिशु उसको और उसके परिवार को दे सके। ये आपके हाथ में है, और स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण आशा है कि आप इस दायित्व को अच्छी तरीके से निभाएंगी। प्रसव पूर्व देखभाल का क्या महत्व रहता है, तो इसमें आपको जैसा पहले भी बता चुके हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। तो एक तो प्रथम त्रैमास में गर्भवती महिला का पंजीयन, ये आपको पहले से ही पता है। फिर समस्त 4 जांचें किया जाना, कब किया जाना है इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। फिर गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान करना, ये हमारा दायित्व है। समय रहते हम उसको कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो उसकी पहचान कर सकें, उसको रेफर कर सकें, और कि उसका समय पे उपचार हो सके। उदाहरणतः एक महिला यदि आपके पास आती है और हीमोग्लोबिन उसका 5 ग्राम है और उसका चौथा महीना चल रहा है अभी, तो यदि आपने समय रहते उसको जिला अस्पताल नहीं भेजा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो उसका हीमोग्लोबिन और कम होता जाएगा, और फिर जब वो संस्था में पहुंचेगी तो चिकित्सक भी उस समय कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपका रोल इतना है, इतना महत्वपूर्ण है। आपके साथ में आशा है, आशा सहयोगिनी है, अब सीएचओ भी आ गई है, तो हमारे पास एक अमला जो है पर्याप्त है मैदानी स्तर पे, और करीब 85% महिलाओं का तो सब कुछ सामान्य चलता रहता है, लेकिन ये जो 15% महिलाएं हैं तो इन पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और हम फिर से दोहरा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक से लेना बहुत जरूरी है, और ये आप हर बार लीजिए जब वो एनसी चेकअप पे आती है, और यदि बढ़ा निकलता है ब्लड प्रेशर तो उसको चिकित्सक के पास उपचार के लिए जरूर भेजिए। और पहले से ही जो है बर्थ प्लान बनाना, मतलब प्रसव हेतु संस्था चिन्हित करना जरूरी है। और समस्त जो गर्भवती महिलाएं हैं, विशेषकर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक विशेष बैचिंग मैचिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसमें एएनएम का दायित्व रहता है कि वो दो बिंदुओं पे महिलाओं को टैग करेंगे। एक तो एएनसी जांच उसकी आगामी कब हो हाई रिस्क महिलाओं के लिए, कि अगर एएनसी में कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो उसको आप चिकित्सा अधिकारी के पास पीएचसी पे भेजेंगे या फिर सीधे गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, या आपको बताना चाह रहे थे कि एक तो एएनसी के लिए हाई रिस्क महिलाओं को आपको टैग करना है सेक्टर मेडिकल ऑफिसर के पास में, या सीधे फिर उसको स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भेजना है। और दूसरा डिलीवरी के लिए उसको टैग करना है, ये दायित्व आपके सेक्टर मेडिकल ऑफिसर का या स्त्री रोग विशेषज्ञ का होगा। अब कब कब प्रसव पूर्व जांच करनी चाहिए, ये सब हम सबको पता है। एमसीपी कार्ड में ये लिखा रहता है कि पहली जांच पहले त्रैमास में होनी चाहिए, यानी 12 हफ्ते के अंदर होनी चाहिए। दूसरी जांच जो है वो 14 हफ्ते से 27 हफ्ते तक। तीसरी जांच जो है वो
7 महीने से लेकर आप अनुमान लगाइए कि ये करीब 8.5 महीने तक होनी चाहिए। तो 8.5 महीने से प्रसव के बीच में एक जांच होनी चाहिए। ये तो न्यूनतम जांचें हैं, न्यूनतम 4 जांच होनी चाहिए। लेकिन आप गांव में हर महीने जा रही हैं, तो आप अगर जांच करती हैं, हर महीने जांच करती हैं, और अगर उसका पंजीयन गर्भावस्था के दूसरे माह में हो जाता है, तो एक गर्भवती महिला की 7 जांचें हो जाएंगी। 7 जांचें जो है वो होनी चाहिए, लेकिन कम से कम हम 4 जांचें तो सुनिश्चित कर सकें। अभी तो एमसीपी कार्ड में जो 4 जांचों का जो कॉलम है, वही जो है वो पूरा नहीं भरा रहता है। पेट की जांच कोई एएनएम जो है, बहुत ही कम एएनएम जो है वो भरती हैं। जो लैब जांचों का विवरण है वो भी खाली रहता है। न्यूनतम 4 जांचें करना अनिवार्य है। इसको अच्छी तरीके से अपने जहन में आप डालिए। और आप हर महीने VHND कर रही हैं, जितनी भी गर्भवती महिला उस गांव में है उन सबको बुलाइए और जांच करिए। अब एमसीपी कार्ड में जो है वो कॉलम्स भी बढ़ा दिए गए हैं, और आपका जो कम्युनिटी मॉड्यूल है जो अनमोल का, उसमें जितनी भी जांच आप करती हैं, 4 करती हैं, 6 करती हैं, 8 करती हैं, आप महीने में 2 भी करती हैं अगर हाई रिस्क महिला है, तो सभी का आप प्रविष्टि जो है MP अनमोल में कर सकती हैं। उसमें प्रोविजन है। आप ये मत सोचिए कि 4 जांचों के बाद में हम एंट्री कहाँ करेंगे। MP अनमोल में उसका प्रोविजन है। आप जितनी जांचें चाहें तो उसमें करके उसकी प्रविष्टि कर सकती हैं। अब गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल में हमको क्या सुनिश्चित करना है। फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट दोहरा रहे हैं कि प्रथम त्रैमास में पंजीयन और पहली जांच हो। पंजीयन का मतलब नहीं है कि हमने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, हमको पता चल गया गर्भावस्था है और बस हमने उसका नाम लिख लिया। पहली जांच करना मतलब कि उसका सामान्य परीक्षण करना, उसका BP लेना, उसकी लंबाई नापना, उसका वजन लेना और उसका हीमोग्लोबिन, यूरिन एल्बुमिन, शुगर, उसका पिछला इतिहास पूछना। इसको हम संपूर्ण जांच कहते हैं। और फोलिक एसिड बार बार दोहरा रहे हैं, फोलिक एसिड देना जरूरी है। इससे गर्भस्थ शिशु को जन्मजात विकृति नहीं होगी। दिन में 1 फोलिक एसिड देना है। इस पे विस्तार से आगामी जो मॉर्निंग उसमें आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर से 4 जांचों के महत्व को दोहरा रहे हैं। 4 जांचें आपको करनी है, जिसमें से अब विभाग ने निर्णय लिया है कि 1 जांच चिकित्सा अधिकारी या CHO द्वारा होनी है। सामान्य गर्भावस्था है तो भी 1 जांच तीसरी या चौथी यानी 7.5 महीने के आसपास जो है ये जांच जो है चिकित्सा अधिकारी या CHO द्वारा करनी है। और हाई रिस्क अगर महिला चिन्हांकित होती है तो हमको उसको वेट नहीं करना है कि उसके 6 महीने 7 महीने होंगे तब हम सेक्टर चिकित्सा अधिकारी के पास भेजेंगे। हमको तत्काल उसको सेक्टर चिकित्सा अधिकारी या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भेजना है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमको कि हम जान लें कि किन महिलाओं को हमें सीधे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भेजना है और किन महिलाओं को सेक्टर चिकित्सा अधिकारी के पास जांच के लिए भेजना है। फिर से आपके रिवीजन के लिए जरूरी है कि BP की जांच करना, हीमोग्लोबिन की जांच करना, पेशाब में यूरिन और एल्बुमिन की जांच करना, वजन नापना और मिड अपर आर्म सर्कम। जैसे बच्चों में हम जो बाह है उसकी गोलाई नापते हैं, उसी तरीके से महिलाओं में भी करना है हमको। अगर 19 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब महिला कुपोषित है। इसके बारे में आगे के मॉड्यूल्स में आपको विस्तार से बताया जाएगा। कुछ जांचें जो अनिवार्य रहती हैं, कई बार वो आपके सब सेंटर पे उपलब्ध नहीं रहती हैं, लेकिन वो भी आपको करवानी है, जिसमें एक सिफिलिस की जांच है, HIV है, मलेरिया अगर एंडेमिक एरिया में है या बुखार के साथ महिला आ रही है तो मलेरिया की जांच और ब्लड शुगर की जांच। तो ग्लूकोमीटर NCD प्रोग्राम में आप सभी को दिए गए हैं, तो ग्लूकोमीटर से खून के में ब्लड शुगर की जांच करना जो है अनिवार्य है। टिटनस और डिप्थीरिया के 2 टीके या आवश्यकता अनुसार बूस्टर लगाया जाना रहेगा। तो ये भी एक जांच का प्रमुख भाग है। अभी कई बार देखा जाता है कि गर्भवती महिला को सिर्फ टिटनस के टीके लगा दिए और ये मान लिया जाता है कि उसकी ANC की जांच हो गई है। ये ANC की जांच बिल्कुल नहीं है। टिटनस के टीके लगा के कई बार महिलाएं आती हैं जो कम हीमोग्लोबिन से आती हैं,
फिर पहला का बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, किसी ने उसकी जांच नहीं करी रहती है। टिटनेस के टीके एएनसी जांच का एक भाग है और वो संपूर्ण जांच में नहीं आता है। और VHND जो रहता है, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, ये टीकाकरण दिवस नहीं है, ये हमको जानना जरूरी है। इसमें गर्भवती महिलाओं की जांच भी एक अभिन्न अंग है। फोलिक एसिड गोलियों के बारे में आपको बताया है कि आपको जैसे ही गर्भावस्था का पंजीयन है तो तुरंत जो है शुरू करनी है और उसके अनेक फायदे होते हैं। IF की गोली जो है वो चौथे माह से देनी है, तो वो रोज एक गोली देनी है। जैसे आपको पहले भी बता रहे थे कि हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से अधिक है तो रोज एक गोली देनी है। 1 महीने की आप खुराक देंगी तो 30 गोली देंगी और दिन में 2 देंगी तो 60 गोली देंगी। और हीमोग्लोबिन अगर 11 से कम है तो हमको उसको आयरन सुक्रोज के लिए रेफर करना रहता है और वो सेक्टर मेडिकल ऑफिसर आयरन सुक्रोज लगाएंगे। कैल्शियम की गोली जो है 2 गोली प्रतिदिन है, अलग अलग समय पे खानी है और आयरन की गोली के साथ उसे नहीं लेना है। और एल्बेंडाजोल की गोली का ये महत्व है कि अगर पेट में कीड़े रहते हैं तो कई बार महिला उसी के कारण एनीमिक हो जाती है, तो सारी महिलाओं को चौथे माह के बाद जो है एल्बेंडाजोल की एक गोली देनी है। अब बैचिंग मैचिंग कार्यक्रम क्या है, क्योंकि अब ये शीघ्र ही ये जो है प्रारंभ होगा और इसमें आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका कम्युनिटी मॉड्यूल जो है MP अनमोल में, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, आपके लिए इसे और सरल बना दिया गया है, जिसमें आपको EDD कैलेंडर दिखेगा, आपको हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जो है वो लिस्ट दिखेगी और आप उसको अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे, उनका फोन नंबर रहेगा, तो आपके लिए सरल बनाया है जिससे आप हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को देख सकें। सबसे पहले तो गर्भावस्था में पंजीयन, अगर आप MP अनमोल में देखती हैं तो जैसे ही आप पंजीकृत करती हैं तो EDD अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है, उसकी गणना हो जाती है। आपने जांच करी प्रसव पूर्व, या तो महिला सामान्य गर्भावस्था होगी जिसमें कोई हाई रिस्क के लक्षण नहीं है, तो उसकी तीसरी या चौथी जांच हम सेक्टर मेडिकल ऑफिसर या CHO से करवा सकते हैं। और सब कुछ अगर ठीक चल रहा है उसका गर्भावस्था में तो आशा और ANM उसका फॉलो करेंगी और फिर संस्थागत प्रसव उसको कहाँ पे करवाना है ये बात बताई जाएगी उसको, और इसके लिए जो टैगिंग है वो ANM ही करेगी कि कहाँ उसको संस्थागत प्रसव के लिए जाना है। यदि महिला हाई रिस्क है तो कुछ महिलाओं को हमें सीधे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भेजना है, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास। अब ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ शुक्रवार के दिन जो है वो CHC पे उपलब्ध रहेंगी और वो ANC की जांच करेंगी हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनका जैसे उम्र कम है और वैसे सब ठीक है, या पहला बच्चा उसका जन्मजात विकृति का हुआ है, ऐसी महिलाओं को अगर सब कुछ ठीक है तो सेक्टर चिकित्सक द्वारा हम चेकअप करवा सकते हैं और उसके बाद आगामी उसका चेकअप जो है विशेषज्ञ डॉक्टर के पास होगा। लेकिन जो महिलाएं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है या उसको तेज बुखार आ रहा है या हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम है, तो हमको बिना समय बर्बाद करे हुए उसे HRP क्लिनिक में गायनोकोलॉजिस्ट के चेकअप के लिए भेजना है और गायनोकोलॉजिस्ट उसको बताएगी कि अब उसको कौन सी संस्था में डिलीवरी करवानी है, जब उसका जो है संभावित तिथि आएगी डिलीवरी की। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हाई रिस्क गर्भवती महिला को हमको आगामी चेकअप के लिए किसके पास भेजना है, और एक बार हमारे पास पंजीकृत हो गई है तो उसको हमको फॉलो कहाँ करना है, उसकी डिलीवरी कहाँ करवानी है, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो किस तरीके से हम उसको करेंगे, तो सबसे पहले कि जो है वार्षिक लक्ष्य जो रहता है आपका, तो उसके आधार पर गर्भवती महिलाओं का पंजीयन होना चाहिए। अभी ऐसा रहता है कि आपने एक गांव में गए हैं तो उसमें 10 महिलाएं हो गई पंजीकृत, हमने मान लिया कि हाँ ठीक है, लेकिन उस गांव की जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या के आधार पर कितनी महिलाएं जो है निकल के आएंगी, उस हिसाब से हमको अपना जो है कार्य का आकलन होगा कि इस गांव की संख्या मान लो 1000 है तो 1000 पे लगभग 30 महिलाएं होनी चाहिए और किसी भी समय लगभग 50% महिलाएं गर्भवती होती हैं तो 15 महिलाएं ANC होंगी। और अगर हमारे को 7-8 ही मिल रही हैं तो इसका मतलब किसी न किसी महिला को हम छोड़ रहे हैं अपने पंजीयन करने में।
और प्रथम त्रैमास में पंजीयन करके हमको सेवाओं को बढ़ाना है। न्यूनतम 4 जांचें करनी है। इस पे बार बार जोर दिया जा रहा है, न्यूनतम शब्द का उपयोग हो रहा है कि 4 जांचें तो करनी है। एक जांच जो है सेक्टर चिकित्सा अधिकारी से करवानी है। समय रहते हाई रिस्क महिला की पहचान और उसका रेफरल उपचार करने के लिए हाई रिस्क क्लिनिक में उसका जांच करवाना, ये दायित्व आप लोगों का ही है। इसलिए आप इस सिस्टम को समझिए कि कोई भी हाई रिस्क महिला हमने चिन्हांकित कर ली है, हम उसे लेके ना बैठे रहें। उसका चेकअप डॉक्टर से या स्त्री रोग विशेषज्ञ से हमको करवाना बहुत आवश्यक है। और सब कुछ करने के बाद हम अनमोल ऐप में एंट्री करें। शनिवार का दिन आपका जो है एंट्री के लिए निर्धारित किया गया है, तो हमको अनमोल ऐप में एंट्री करनी है। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पे हम अपने जिले के जो सुपरवाइजर हैं और या ब्लॉक के डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आप ब्लॉक के लेवल की मीटिंग में भी जाती हैं, तो आप अपनी कठिनाई बता सकती हैं और शनिवार के दिन आप अपने उसमें एंट्री करिए। किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने गांव में सेवाएं देने के लिए। सबसे पहले जो आशा कार्यकर्ता रहती है वो लक्ष्य दंपतियों से संपर्क करे और अंतिम माहवारी की जो जानकारी है वो ले, जिससे किसी का महीना अगर चढ़ जाता है तो तुरंत ही वो पंजीकृत कर सके। ये कार्य जो है खंडवा जिले में आशा कार्यकर्ता जो हमारी है उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से किया है और उनके यहाँ जो प्रथम त्रैमास पंजीयन है वो 80% है। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। हमारी कुछ आशा बहनों ने बहुत अच्छा कार्य किया और खंडवा जिले में इसका परिणाम भी मिला है कि जो प्रथम त्रैमास पंजीयन है वो काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। और आशा कार्यकर्ताओं के पास प्रेगनेंसी टेस्ट किट है तो वो अपने साथ रखें। ऐसा नहीं होता है कि भाई अभी तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट नहीं है, अब तुम अगले माह आना। अगले माह आई तो तब तक वो तो उसका 3.5 महीने हो गए और सारी उसकी फोलिक एसिड भी नहीं हुई, उसकी हीमोग्लोबिन की जांच भी नहीं हुई। तो हमको प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है पर्याप्त मात्रा में अपने पास में रखनी चाहिए। और पंजीयन के बाद एमसीपी कार्ड प्रदान करना वो जरूरी है, क्योंकि ये एमसीपी कार्ड जो है वो अगर संस्था में भी जाएगी डॉक्टर से चेकअप करवाने, हाई रिस्क क्लिनिक में जाएगी स्त्री रोग विशेषज्ञ से चेकअप करवाने के लिए, तो उसमें जो है प्रविष्टि डॉक्टर करेंगे। अगर कार्ड नहीं होगा तो फिर वो प्रविष्टि जो है वो नहीं हो पाएगी और आपकी अनमोल में एंट्री भी नहीं हो पाएगी। अनमोल में एंट्री न होने से आपको जो हाई रिस्क की लाइन लिस्टिंग मिलना, ईडीडी कैलेंडर मिलना और आपके डॉक्टर को दिखना कि कितनी हाई रिस्क है, आपके बीएमओ को दिखना कि कितनी हाई रिस्क है पोर्टल के माध्यम से, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए आप एमसीपी कार्ड में प्रविष्टि कीजिए और अपने अनमोल में शनिवार के दिन जितनी जांच करी है उसकी प्रविष्टि कीजिए। जितनी बार आप जांच कर रही हैं और उतनी बार जो है उसकी प्रविष्टि कीजिए और महिला को बार बार बताइए कि ये आपको 4 जांचें करवाना अनिवार्य है। जब भी आप गांव में जाएं वीएचएनडी पे तो आप उसकी जांच अवश्य करें और एक जांच उसकी सेक्टर मेडिकल ऑफिसर से करवानी है। इसके लिए आप जननी एक्सप्रेस वाहन को बुला सकती हैं, जिससे कि वाहन आ जाएगा और महिला जो है 7.5 माह के बाद में अपनी जांच करवा लेगी। और हाई रिस्क महिलाएं जो हैं वो सेक्टर मेडिकल ऑफिसर से जांच करवाएं और हाई रिस्क क्लिनिक में स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच करवाएंगे। आपका वीएचएनडी जो होता है ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, वो मंगलवार और शुक्रवार को होता है। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक जांच मेडिकल ऑफिसर के द्वारा करवाना अनिवार्य है, तो इनकी क्लिनिक का जो आयोजन है वो सोमवार एवं गुरुवार को होगा। तो मंगलवार शुक्रवार आप जांच करेंगी और आपको जो ऊपर भेजनी है महिलाएं पीएचसी स्तर पे मेडिकल ऑफिसर के लिए या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हमारी जो हैं वो सब सेंटर पे हैं, तो उनको सोमवार या गुरुवार को आप सेक्टर स्तर पे भेजेंगी। और एक सेक्टर में लगभग 5-6 सब सेंटर होते हैं, तो सारे इसका एक माइक्रो प्लान बनाया गया है और ये सेक्टर जो है वो एक एक सब सेंटर की महिलाएं जो है वो जांच करवाने के लिए सोमवार या गुरुवार को आएंगी। और जो हाई रिस्क महिलाएं जो हैं चिन्हांकित हुई हैं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे स्त्री रोग विशेषज्ञ के चेकअप के लिए भेजा जाएगा और इसके लिए भी माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। स्त्री रोग विशेषज्ञ की जो क्लिनिक है
उसको हम HRP क्लिनिक के नाम से कह रहे हैं। तो इसमें एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सेक्टर स्तर पे ANC क्लिनिक सोमवार और गुरुवार को लगेगी, और उसके ऊपर जो है हाई रिस्क क्लिनिक्स जो है वो शुक्रवार के दिन लगेगी, जिसमें हमारी महिला चिकित्सक आके हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच करेगी। और आपका दायित्व है कि आपकी हाई रिस्क महिलाएं वहां समय से पहुंच के जांच करवाएं। इसके लिए आप जननी एक्सप्रेस गाड़ी बुला के महिलाओं को भेज सकती हैं। आपके BPM और DPM आपको बताएंगे कि किस सेक्टर की महिलाएं कब जो है किस शुक्रवार को जांच के लिए आएंगी और कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना है, ये पहले से बताया जाएगा, जिससे कि महिला जो है वो सही समय पर जांच के लिए पहुंच सके जब वहां पे हमारी महिला चिकित्सक उपलब्ध हो। और इन हाई रिस्क महिलाओं को सुरक्षित संस्थागत प्रसव कराने तक की जिम्मेदारी हमारी है, और इसी को बैचिंग मैचिंग का नाम दिया है कि महिला को हम पंजीकृत करें, उसकी 4 जांचें करें, उसको संस्थागत प्रसव करवाएं, और विशेषकर जो हाई रिस्क गर्भवती महिलाएं हैं उनको लगातार ट्रैक करते रहें। उनकी जो कुशलता है उसको हम बार बार पूछें, जिससे कि वो हमारी नजरों से और हमारे ध्यान से कहीं दूर न जाए। अब एक संक्षिप्त में कार्य दायित्व बता रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता का क्या दायित्व है। आशा कार्यकर्ता का दायित्व है कि जब आप VHND पे जाती हैं तो सारी महिलाओं को जो है वो बुला के लाए और जांच करने के लिए, जिससे कि कोई महिला छूटे नहीं। और जो वो तो गांव में रहती हैं, इसलिए पंजीयन करने का दायित्व उनका है। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट उन्हीं को करना है और पंजीयन उन्हीं को करना है। उसके बाद आपको बताना है उनको ANMs को कि ये हमारे गांव में गर्भवती हुई है, इसका आप पंजीयन कर लीजिए। अब बैंक अकाउंट खुलवाना और समग्र ID वो मदद करनी पड़ेगी महिला की। और बैचिंग मैचिंग में जो हाई रिस्क महिलाएं निकल के आ रही हैं उसका ट्रैकिंग करने का दायित्व ANM का है, चिकित्सक का है। लेकिन किसी महिला को आयरन सुक्रोज लगवाने जाना है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना है या ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसको संस्था पे ले जाना है, तो ये दायित्व जो है आशा कार्यकर्ता का रहेगा। और ANM का दायित्व क्या रहेगा, VHND का पूरा संचालन उसका है। गर्भवती महिलाओं की सूची जो हाई रिस्क है उनकी तैयार करना है। EDD कैलेंडर अपने आप आपको MP अनमोल से मिल रहा है, MP अनमोल में आपको जानकारी दर्ज करना। सेक्टर की जो बैठक होती है वो CHO आपकी लेंगे तो उसमें आपको उपस्थित रहना है। MCP कार्ड का संधारण करना, ये सारे दायित्व आपके हैं। और हाई रिस्क जो गर्भवती महिलाएं जो है उनको आपको सुनिश्चित करना है। ऐसा नहीं कहना है कि एनीमिक महिला थी 5 ग्राम और वो तो गई नहीं और तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगानी। अगर वो नहीं गई है तो आपको अपने BMO को सूचना देनी है, आपके CHO को सूचना देनी है कि ये हाई रिस्क गर्भवती महिला, इसको जाना था और वो नहीं गई है। आशा सहयोगिनी के भी कुछ दायित्व दिए गए हैं। तो आशा सहयोगिनी का दौरा कार्यक्रम VHND के आधार पर ही तैयार करना है। और जो गर्भवती महिलाएं आ रही हैं तो आशा से देखना है कि कितनी आ रही हैं, कितनी आनी चाहिए और कितनी महिलाएं जांच के लिए आ रही हैं। और ग्राम आरोग्य केंद्र में सभी संसाधन उपलब्ध हैं कि नहीं, पर्दा लगा है कि नहीं, वजन लेने की मशीन, लंबाई लेने का के लिए दीवार पे निशान लगा है कि नहीं, आवश्यक दवाइयां हैं कि नहीं आपके पास। और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को जो फॉलोअप है उसका दायित्व हमारा आशा सहयोगिनी का भी है। और अब सबसे जो हमारे नए टीम में नई मेंबर जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर में पदस्थ की गई हैं वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं। इनकी जो 10 सेवाएं हैं हेल्थ और वेलनेस सेंटर की, उसमें जो प्रथम और सबसे मुख्य सेवा जो है वो मातृ स्वास्थ्य है। तो उसको देखते हुए इनको ANC क्लिनिक का संचालन सोमवार एवं गुरुवार को करना है। हर गर्भवती महिला की जांच इनको करनी है। जो अगर सामान्य गर्भावस्था है तो वो 6.5-7 माह के बीच से एक जांच वो करेंगी। लेकिन अगर हाई रिस्क महिला है तो वो जांच करके तत्काल उसको चिकित्सा अधिकारी या स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास में रेफर करेंगी। और उनको भी टैबलेट्स दिए गए हैं तो जो RCH पोर्टल में उसकी जानकारी अंकित करनी रहेगी। और
आपके जो क्षेत्र में जो हाई रिस्क गर्भवती महिला है तो उनका होम बेस्ड फॉलोअप भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को दिया गया है। और बैचिंग मैचिंग के अनुसार कहाँ पे महिला को जांच करवानी है हाई रिस्क की, सेक्टर मेडिकल ऑफिसर या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ वो जांच करवाना सुनिश्चित करना, और उसको संस्था जिसके साथ में उसको टैग किया गया है डिलीवरी के लिए, ये भी बताने का दायित्व कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है। और अब आप लोग एएनएम हमारे साथ में, आप सभी को पता है कि क्या क्या सामान आपके पास में होना चाहिए। एक बार इस स्लाइड में आपको फिर बताया गया है, आप पूरा सामान लेके जाए अपने साथ। कई बार ऐसा रहता है कि हम बीपी इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं तो उसके साथ में हमारी सेल खत्म हो गई है, बैटरी नहीं है उसमें, चार्ज नहीं है, तो हम बीपी नहीं ले पा रहे हैं। अभी हमारे पास हाल ही हीमोग्लोबिनोमीटर है या WHO कलर स्केल से हम कर रहे हैं। शीघ्र ही आपको डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर भी प्रदान किए जाएंगे। ग्लूकोमीटर आपके पास एनसीडी प्रोग्राम की तरफ से मिले। हर महिला का ब्लड शुगर भी करना है, यूरिन एल्ब्यूमिन शुगर करना है, HIV और सिफिलिस की टेस्ट किट आपको प्रदान की जाएगी, लेकिन अभी आपके पास नहीं है तो ये जांचें जो है PHC लेवल पे होंगी। फिर आयरन कैल्शियम की गोलियां होनी चाहिए, यूरिन सैंपल कलेक्शन कंटेनर, फिर फोलिक एसिड की गोली, फिर EDD कैलकुलेशन की एक व्हील है, इंच टेप होना चाहिए जिससे कि आप फंडल हाइट जो है नाप सकें, लेंसेट प्रिक करने के लिए होना चाहिए, और स्पिरिट के स्वॉब्स भी आपको रखना जरूरी है, और एल्बेंडाजोल की गोली। तो सारी चीजें जब आप साथ में लेके जाएंगी तो इससे आप जो है जांच प्रॉपरली कर पाएंगे। और आपको एक और बात, ये आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि आपके मुख्य ऐसा दिया गया है जिसमें आप लोग अपने बैग एक खरीद आप सारा सामान जो है अपना रख के VHND सेशन पे जा सकते हैं। तो और ग्राम आरोग्य केंद्र में भी कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। कई बार जो एग्जामिनेशन टेबल है तो वो टूटी हुई है, उसमें ईंट लगी है, अगर नहीं है सुविधा तो आप अपने BMO को बताइए और एग्जामिनेशन टेबल करवाइए। महिला को चढ़ने के लिए फुट रेस्ट होना चाहिए। फिर BMW बिन्स होनी चाहिए जिसमें जो भी कचरा निकलता है वो आप उसमें रख सकें। वजन लेने की मशीन, हाइट लेने की मशीन, और टेबल जिस पे बैठ के आप अपना काम करेंगी। कुर्सी होनी चाहिए जिसमें हम महिला को आराम से बिठा सकें। हब कटर और एक पर्दा जो है वो लगाना जरूरी रहता है। तो ये था आज का सत्र जिसमें हमने आपको संक्षेप में एक जानकारी दी है कि ANC करना, गर्भावस्था में जांच करना क्यों आवश्यक होता है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट जांचें होती हैं, और ये जो बैचिंग मैचिंग कार्यक्रम है इसमें हम क्या चाह रहे हैं। एक संक्षेप में यही है कि बैचिंग मैचिंग में हम हाई रिस्क गर्भावस्था को चिन्हित करना चाह रहे हैं। सभी गर्भवती महिलाओं की एक जांच हम चिकित्सक से करवाना चाह रहे हैं, और यदि हाई रिस्क महिला है तो उसको स्त्री रोग विशेषज्ञ से एक जांच करवा के और उसकी डिलीवरी जो है वो निर्धारित संस्था पे ही करवाना है, जिससे महिला भी कुशल रहे और उसको एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में आपको पोस्ट टेस्ट देना रहेगा, आप उसके लिए रुकिएगा। पोस्ट टेस्ट देकर ही आप अपना लॉग आउट करिएगा, और अगला सत्र जो है उसमें आपको नवीन अनमोल ऐप के संबंध में जान है, और CHO से हम लोगों को यहाँ जानकारी मिल जाएगी कि आपके अगर कुछ सवाल हैं या आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं। धन्यवाद।